अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की क्लाउड फायर स्टोर की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से फायर स्टोर के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं या सेव करवा सकते हैं, और किस तरीके से फायर स्टोर के अंदर हम कलेक्शंस को, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा को सेव करवाते हैं। और क्लाउड फायर स्टोर के अंदर डेटा इंसर्ट करने के हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हैं। जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक ही तरीका है, लेकिन उसको यूज़ करने के हमारे पास बेसिकली 3 सिनेरियोज हैं जो एक्सप्लेन किए गए हैं, या आप 3 डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं तीनों एक्सप्लेन करूंगा। और तीनों मेथड एक्सप्लेन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जो मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी आपको बताई थी, कि अगर क्लाउड फायर स्टोर के साथ काम करते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को या कलेक्शन को आप एक्सेस करते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। क्लाउड फायर स्टोर उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अगर तो वो एग्जिस्ट कर रही है तो आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फायर स्टोर उसको क्रिएट करेगा, बेशक कलेक्शन है या डॉक्यूमेंट है, और फिर आपको उसका रेफरेंस देगा। तो जो तीन बेसिक हमारे पास मेथड्स हैं या सिनेरियोज हैं वो हमारे पास ये हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फायर स्टोर के डेटाबेस के अंदर कलेक्शन का नेम भी खुद स्पेसिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट का नेम भी स्पेसिफाई करते हैं, और साथ ही डेटा इंसर्ट करते हैं। इस केस के अंदर जो डॉक्यूमेंट और कलेक्शन का नेम हम स्पेसिफाई करेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएंगी और डेटा उनके अंदर सेव होगा। अगर वो डॉक्यूमेंट या कलेक्शन एग्जिस्ट कर रही होंगी पहले से तो डेटा उनके ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या आप उसको बताते नहीं कि आप डेटा को अपडेट करना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकंड हमारे पास मेथड ये है कि आप कलेक्शन नेम तो स्पेसिफाई करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नेम स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि फायर स्टोर आप ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट नेम आपके लिए जनरेट करता है और उसके ऊपर आप डेटाबेस को सेव करवाते हैं। और थर्ड मेथड आपके पास ये है कि आप कलेक्शन का नेम तो आपने देना है, डॉक्यूमेंट का नेम दें या ना दें, आप डॉक्यूमेंट का रेफरेंस सेव कर लेंगे किसी वेरिएबल के अंदर और उसके ऊपर फ़ौरन डेटा सेव नहीं करवाएंगे, लेकिन बाद में कहीं पे एप्लीकेशन के ऊपर आपको ज़रूरत पड़े तो आप डेटा को सेव करवा सकते हैं। तो ये तीनों मेथड्स हमने इस वीडियो में देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा डेमो प्रोजेक्ट है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है इंटर नेम के लिए, इंटर एज के लिए, यहाँ पे आउटपुट टेक्स्ट है, यहाँ पे बटन है सेव डेटा, रीड डेटा। और मेन एक्टिविटी के अंदर मेरे पास यहाँ पे यूआई व्यूज़ का रेफरेंस है, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू और बटन्स का। और यहाँ पे मेरे पास एक मेथड मैंने कॉल किया हुआ है इनिट व्यूज़। इसके अंदर मैंने सिंपल फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल की हुई है एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू और बटन के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने जो मेरे पास सेव बटन है इसके क्लिक के ऊपर मैंने मेथड कॉल किया सेव डेटा का, और रीड बटन के ऊपर इसके क्लिक के ऊपर मैंने मेथड कॉल किया रीड डेटा का। तो इस वीडियो में जो हमने काम करना है वो सेव डेटा के अंदर मेथड के अंदर काम करना है, क्योंकि हमने डेटा को इंसर्ट करवाना है या सेव करवाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी डेमो एप्लीकेशन रन भी हो रही है और मेरे पास यहाँ पे फायर स्टोर का जो प्रोजेक्ट है वो भी ओपन है और डेटाबेस मेरे पास ब्लैंक है। तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था रियल टाइम डेटाबेस के साथ या किसी भी फायरबेस प्रोडक्ट के साथ काम करने के लिए हमें पहले नंबर पे उसका रेफरेंस चाहिए। सेम वे हमें पहले नंबर पे क्लाउड फायर स्टोर का रेफरेंस चाहिए होता है। और चूँकि हमने मल्टीपल मेथड्स के अंदर, डिफरेंट मेथड्स के अंदर इसको एक्सेस करना है, तो मैं जो डेटाबेस का रेफरेंस होगा वो क्लास लेवल के वेरिएबल के अंदर सेव करूँगा। इसको मैं कह दूँगा प्राइवेट, और मैं इसको कह दूँगा लेट इनिट वार, क्योंकि मैंने इसको फ़ौरन यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं करवाना, या ऑन क्रिएट के अंदर मैं इसको इनिशियलाइज़ करवाऊँगा तो ये लेट इनिट होगा। और वार इसलिए होगा कि मैंने इसको इनिशियलाइज़ बाद में करवाना, ये कार्टन रिलेटेड स्टफ है। तो यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा फायर स्टोर डेटाबेस, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसकी टाइप होगी वो फायरबेस फायर स्टोर होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है फायरबेस फायर स्टोर इसकी डेटा टाइप होगी। तो मेरे पास ये यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है। इनिट व्यूज़ के बाद मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवाना है, तो मैं यहाँ बोलूँगा फायर स्टोर डेटाबेस, और इसके इनिशियलाइजेशन इस तरीके से होती है फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। हमारे पास एक मेथड है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन, फायरबेस एप्लीकेशन भी पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक जिस तरीके से आप ऑथेंटिकेशन के साथ करते हैं या आप रियल टाइम डेटाबेस के साथ या फायरबेस स्टोरेज के साथ करते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ पे फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस किया। तो जो हमारे पास यहाँ पे बेसिक हमारा डेटाबेस है इसका रेफरेंस हमें मिल जाएगा, इस नोड का रेफरेंस मिल जाएगा। तो अब सिंपली हम जाएंगे सेव डेटा के मेथड के अंदर और यहाँ पे डेटा सेव करवाएंगे। तो फायर स्टोर के अंदर डेटा जो हम सेव करवाते हैं वो आपको पता है कि डायरेक्टली डेटा सेव नहीं होता। हम कोई कलेक्शन क्रिएट करते हैं और कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा को हम सेव करवाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो टाइप करता हूँ फायर स्टोर डेटाबेस डॉट, हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है कलेक्शन का। तो आपने देखा ये एक ही हमारे पास मेथड है और हमने ज़रूरी है हमें कि हम कलेक्शन नेम पास करें। जो मैंने तीनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए हैं उन तीनों के केसेस के अंदर कलेक्शन नेम आपने तीनों के केसेस के अंदर जो है वो खुद पास करना है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन के लिए मैं कह देता हूँ यूज़र्स, और उसके बाद अब चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी और लास्ट वीडियो में भी कि फायर स्टोर के अंदर जो हायरार्की होती है डेटा की वो इस तरीके से होती है कलेक्शन फिर डॉक्यूमेंट और फिर डेटा। और डॉक्यूमेंट के अंदर आप कलेक्शन फिर डॉक्यूमेंट, कलेक्शन फिर डॉक्यूमेंट, दो कलेक्शंस इकट्ठे नहीं आ सकती, दो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे नहीं आ सकते, कलेक्शन डॉक्यूमेंट कलेक्शन डॉक्यूमेंट। तो हमने क्या किया कि डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन क्रिएट की। अब मैंने आपको जिस तरीके से पीछे बताया कि यहाँ पे जो यूज़र को मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो यूज़र आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कलेक्शन या डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास।
तो जैसे ही मैं इसको एक्सेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। यूज़र्स डाट हमारे पास मेथड है डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पे मैं जो है वो डॉक्यूमेंट के लिए भी नेम पास करूँगा। मैं इसको यहाँ पे कह दूँगा person1 या डेटा आप कह सकते हैं, कोई भी जो है वो आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो मेथड कॉल करूँगा डॉट के साथ सेट का। अब जो सेट मेथड है इसकी दो वेरिएशंस है। एक हमारे पास सिर्फ डेटा लेता है एनी टाइप का, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास जावा के अंदर होगी। सेकंड हमसे एक तो डेटा लेगा, दूसरे नंबर पे सेट ऑप्शंस लेगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि डेटा को अपडेट कैसे करना है। अब यहाँ पे आप ये नहीं पास कर सकते लाइक ए या कुछ इस तरह की वैल्यू नहीं पास कर सकते, क्योंकि हमने देखा था कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर बेसिकली की वैल्यू पेयर सेव होती हैं। तो फायरस्टोर के ऊपर डेटा को सेव करवाने के लिए हम एक बेसिकली मैप जो है वो पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैप जो है वो क्रिएट कर लूँगा। मैं इसको कह दूँगा वार डेटा, और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा हैश मैप ऑफ। अब यहाँ पे आपने की और वैल्यूज़ जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। तो जो की होगी वो होगी स्ट्रिंग टाइप की, और जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा एनी टाइप की, क्योंकि जो मेरे पास की है वो तो सारे केसेस के अंदर बेशक वो इंटीजर होगा या नेम होगा, वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी। लेकिन जो हमारे पास डेटा टाइप होगी वो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से नेम और एज सेव करवानी है, तो नेम के केस के अंदर डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एज के केस के अंदर डेटा टाइप नंबर है या इंटीजर है। तो इसलिए मैंने इसको एनी रख लिया है। तो मैं यहाँ पे ऊपर जो है वो नेम भी रिसीव कर लूँगा, नेम, और मैं यूज़ कर लूँगा एडिट टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट। तो मुझे टेक्स्ट मिल जाएगा, डॉट टू स्ट्रिंग इसको कर लूँगा और डॉट रिम कर लूँगा, ताकि जो एंड के ऊपर अगर कोई स्पेसिस हो तो वो रिमूव हो जाए। अब नेक्स्ट मेरे पास जो चीज़ होगी वो होगी एज। तो एज चूँकि मुझे पता है, अगर मैं करता हूँ एडिट टेक्स्ट एज डॉट टेक्स्ट, तो अब टेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे मिलेगा डॉट टू स्ट्रिंग भी मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये मुझे टू स्ट्रिंग सॉरी, ये मुझे पता है कि ये मेरे पास स्ट्रिंग होगी, और एक्चुअली एज मेरे पास यहाँ पे नंबर होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो पार्स कर लूँगा डॉट टू इंट, तो ये इंटीजर के अंदर ऑटोमेटिकली मेरे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा एज की जो टाइप है वो भी इंट हो चुकी है। तो मेरे पास नेम भी आ चुका हुआ है, एज भी आ चुकी हुई है, मेरे पास यहाँ पे डेटा के अंदर जो मैप वो भी आ चुका हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डेटा डॉट पुट। तो की मेरे पास जो होगी वो स्ट्रिंग होगी, तो नेम के लिए मैं नेम ही यूज़ करूँगा, और जो वैल्यू होगी उसके लिए नेम यूज़ कर लूँगा। अगेन यूज़ करूँगा डेटा डॉट पुट। तो जो की होगी इस दफ़ा वो एज यूज़ कर लूँगा, और जो वैल्यू होगी वो एज यूज़ कर लूँगा अगेन। यहाँ पे आपको आई थिंक सो पता होगा, मैप के अंदर डेटा हमारे पास होता है, जावा के अंदर भी यही चीज़ है की वैल्यू पेयर। तो की हमने हर सूरत स्ट्रिंग ही देनी है। और यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो मैंने रखी थी एनी। तो आपने देखा फर्स्ट टाइम जो मैं यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ वो ये वेरिएबल है, वो स्ट्रिंग है। सेकंड टाइम पे वो जो डेटा दे रहा हूँ वो एज और वो इंटीजर है। इट इज़ प्योर जावा और कॉटलन। तो आई एम श्योर कि ये आपको पता होगा, अदरवाइज आप मेरी कॉटलन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, टॉप राइट के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। और कीज़ के रिलेटेड बेस्ट प्रैक्टिस ये है, यहाँ अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, कि कीज़ को आप जो एक सेपरेट फाइल के अंदर या किसी कांस्टेंट वैल्यू के अंदर सेव करें। क्योंकि अगर की को टाइप करते हुए आपको टाइपो कर देते हैं, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो हमेशा याद रखेंगे जो इस तरह की कीज़ होती हैं, क्योंकि वो हमने मुख्तलिफ जगह के ऊपर रिपीट करनी होती है, लेकिन उनकी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप जो है उनको किसी फील्ड के अंदर एज अ कॉन्स्टेंट सेव करें। मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप इनको किसी कॉन्स्टेंट फील्ड के अंदर सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा भी आ चुका है। मैं जो सेट मेथड है इसको वो जो डेटा है वो मैं पास कर दूंगा डेटा। तो हमारे पास हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जिस तरीके से हमने बाकी देखा होगा फायरबेस के साथ कि हम यहाँ पे लिसनर लगा सकते हैं, सक्सेस लिसनर है, कैंसिल लिसनर है, कंप्लीशन लिसनर है, फेलियर लिसनर है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंप्लीशन लिसनर, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि सक्सेस लिसनर सिर्फ सक्सेस के केस के अंदर कॉल होगा, फेलियर के केस के अंदर कॉल नहीं होगा। कंप्लीशन लिसनर या कंप्लीट लिसनर जो है ये दोनों केसेस के अंदर कॉल होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो लैम्डा को यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ़ फिर डॉट इज़ सक्सेसफुल। ये इट बेसिकली जो है वो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टास्क जो हमें मिलना था वो मैंने यहाँ पे लैम्डा के तौर के ऊपर रिसीव कर लिया है। तो वो ऑटोमेटिकली एनोनिमसली यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे टास्क को एज अ फील्ड जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इट हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, मुझे टास्क यूज़ करना पड़ेगा, टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल। अगर तो टास्क हमारे पास सक्सेसफुल हुआ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा टी आउटपुट डॉट टेक्स्ट है, उसको मैं सेट करवा दूँगा डेटा इज़ सेव्ड। और अगर आप चाहें तो आप ब्लॉक ऐड के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एल्स ब्लॉक के अंदर जो है वो मैं ये करूँगा कि जो अगेन यूज़ करूँगा TV_output डॉट टेक्स्ट। तो इस दफ़ा मैं यूज़ करूँगा टास्क डॉट एक्सेप्शन। तो इफ़ इन केस की कोई एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन में मिल जाएगी डॉट मैसेज या लोकलाइज मैसेज, तो वो आपको मिल जाएगा डॉट टू स्ट्रिंग। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास हमारा यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो हमें मिल जाएगा डेटा इज़ इंसर्टेड
अदरवाइज हमें यहाँ पे मिलेगा कि कोई एक्सेप्शन आ चुकी है। तो मैं इसके साथ साथ एक टोस्ट जो है वो भी शो करवाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो टोस्ट है मेरा वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो कोड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास एरर है, एक्सेप्शन के ऊपर मुझे सेव कॉल करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सेव कॉल जो है वो कर लूँगा। और ये जो मेरे पास कोड है यहाँ पे आपको एक वार्निंग भी नज़र आ रही है। तो इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊँगा और जो लैम्डा है इसको मैं पैरेंथेसिस के बाहर ले जाऊँगा, क्योंकि अगर हमने लैम्डा यूज़ करना हो तो हम उसको डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगेन इट इज़ प्योर कॉटलन। तो एप्लीकेशन को जहाँ पे रन करते हैं दोबारा, एक्चुअली मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि डेटा हमारे पास इंसर्ट नहीं होगा, हमें एक्सेप्शन मिलेगी। तो आप वीडियो को पॉज करें और गैस करें कि एक्सेप्शन क्यों मिलेगी। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सेप्शन क्यों मिलेगी और फिर उसको रिजॉल्व करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं नेम यहाँ पे टाइप करूँगा लाइक अली, एज टाइप कर दूँगा 55 और मैं क्लिक करूँगा सेव डेटा के ऊपर। आपने देखा एक्सेप्शन आ चुकी है और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन नज़र भी आ रही है, परमिशन डिनाइड, मिसिंग और इनसफिशेंट परमिशंस। तो ये एरर था जो आपको गैस करना था कि जिस तरीके से फायरबेस स्टोरेज के साथ मैंने आपको बताया था, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सिक्योरिटी रूल्स होते हैं वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स को अलाउ करते हैं या पब्लिक नहीं होते। लेकिन हम तो चूँकि अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हर दफ़ा हमने ऑथेंटिकेशन नहीं करनी, ना ही हमने ऑथेंटिकेशन जो इम्प्लीमेंट किया। हम अभी फायरस्टोर को सीख रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ टेस्ट मोड के अंदर जो रूल्स हैं उनको यूज़ करें। तो आप यहाँ पे इस तरीके ऊपर आएंगे, अगर तो आपने ऑलरेडी जो है पहली दफ़ा इसको ओपन किया होगा तो आपको विंडो नज़र आएगी कि आप डेवलप मोड के अंदर जाना चाह रही हैं, टेस्ट मोड के अंदर, तो आप टेस्ट मोड के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं चूँकि मैंने चेंज किया हुआ है तो मैं ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो लेटेस्ट मेरे पास मेरे रूल्स हैं यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करूँगा और क्लिक कर दूँगा पब्लिश के ऊपर। तो मेरे रूल्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हुए हैं। स्टिल आप जहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है। तो अब अगर मैं दोबारा इसी डेटा के साथ क्लिक करता हूँ सेव डेटा के ऊपर, तो मैंने देखा डेटा इज सेव, डेटा इज इंसर्टेड और यहाँ पे हमारे पास डेटा इंसर्ट हो चुका हुआ है। अब पहली दफ़ा कलेक्शन क्रिएट हुई है तो आप अगर कलेक्शन आपको नज़र ना आए तो आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। हाल तो जो हमारे पास डेटा वो रियल टाइम के अंदर इंसर्ट हुआ है, लेकिन पहली दफ़ा आपको समटाइम्स ये पेज रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आपने देखा यूज़र्स की हमारे पास कलेक्शन है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट है पर्सन 1 का और उसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा है। अब एज और नेम हमारे पास फील्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे इंसर्ट सेव की थी, नेम और एज, और फिर आगे हमारे पास डेटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 55 एज अ नंबर है और अली एज अ स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आप अली की जगह अली रज़ा कर दें और 55 की बजाय 45 कर दें और दोबारा क्लिक करें सेव डेटा के ऊपर, तो आपने देखा रियल टाइम के अंदर डेटा हमारा अपडेट हो रहा है और यहाँ पे लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा रिप्लेस हो चुका हुआ है। अगर एक एज को आप दोबारा अपडेट करेंगे 40 को और क्लिक करेंगे सेव के ऊपर, ग्रीन कलर के अंदर आपको जो फील्ड अपडेट हुई है वो नज़र आई है कि चूँकि हमने सिर्फ सेट मेथड को यूज़ किया, साथ कोई सेट ऑप्शंस पास नहीं किए। यहाँ पे जो हमने सेट मेथड को यूज़ किया है, हमने सेट ऑप्शंस पास नहीं किए, तो एग्जिस्टिंग डेटा जो है पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास रिप्लेस हो रहा है। अगर हम किसी एक फील्ड की वैल्यू चेंज करते हैं तो वो फील्ड अपडेट होगी, अगर सारी वैल्यूज़ को फील्ड्स को अपडेट करेंगे तो वो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास सेट मेथड है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कम्प्लीटली ओवरराइड कर देता है या रिप्लेस कर देता है। ये सिर्फ फील्ड्स को अपडेट नहीं करता। यहाँ पे तो हमें नज़र आया कि चूँकि हमने सिर्फ एज सेंड की है, यहाँ एज अपडेट किया, लाइक अगेन इसको 35 करेंगे और सेव करेंगे सेव डेटा के ऊपर। तो चूँकि हमने यहाँ से जो वैल्यू पास की है, सिर्फ एक वैल्यू अपडेट हुई है, तो यहाँ पे आपको वो अपडेट नज़र आ रही है। लेकिन सपोज करें अब जो मैं डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ उसमें मैं एज पास नहीं करता, उसको कमेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा रन करूँगा एप्लीकेशन, तो अब जो हम यहाँ पे सेंड करेंगे डेटा या डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे उसमें तो सिर्फ नेम होगा हमारे पास। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और नेम टाइप कर लेता हूँ लाइक उस्मान, एज आपने यहाँ पे टाइप लाजमी करनी है क्योंकि यहाँ पे हम उसको आप देख सकते हैं कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर वगैरह के अंदर। तो अगर वो ब्लैंक होगी तो वो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। तो अब ये यूज़ नहीं हो रही, जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ या मैप सेंड कर रहा हूँ फायरस्टोर को, उसके सिर्फ अंदर सिर्फ नेम है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव के ऊपर, तो आपने देखा डेटा इज इंसर्टेड और हमारे पास उस पर्सन के अंदर जो है वो एज की जो फील्ड है वो डिलीट हो चुकी है, सिर्फ नेम आ चुका हुआ है। ये एक्चुअली एक न्यू जो है वो एग्जिस्टिंग इसकी के साथ जो भी डॉक्यूमेंट था वो डिलीट होकर न्यू डॉक्यूमेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट नोट करनी है। तो मैं दोबारा कोड को वापस ले जाता हूँ, दोबारा मैं एप्लीकेशन को एक बार रन करके तो आपको बता देता हूँ। अब चूँकि मैं नेम और एज दोनों वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, तो अब अगर मैं अगेन यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ अली रज़ा और एज के लिए अगर मैं 40 टाइप कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव के ऊपर, तो देखेंगे जो एग्जिस्टिंग हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो अगेन अब रिप्लेस हो जाएगा
आपने देखा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट रिप्लेस हो गया और उसके ऊपर एज और नेम दोनों आ चुकी हुई हैं। तो ये चीज़ नोट करनी है, आपने याद रखनी है कि सेट मेथड ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उसको रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमने डेटा को मर्ज करना है या अपडेट करना है, रिप्लेस हमने कैसे नहीं करना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो ये था गाइस किस तरीके से हम डेटा को सेव करवाते हैं, इंसर्ट करते हैं फाइल स्टोर के अंदर। तो ये तो था पहला मेथड कि किस तरीके से हमने कलेक्शन नेम भी खुद स्पेसिफाई किया और डॉक्यूमेंट नेम भी खुद स्पेसिफाई किया और हमने यहाँ पे जो है वो डेटा को इंसर्ट किया। अब दूसरा मेथड ये है कि कलेक्शन नेम तो हमने खुद स्पेसिफाई करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट नेम हम चाहते हैं कि हर दफ़ा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो। उसका तरीका का बहुत सिंपल है, सिंपल आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नेम पास नहीं करेंगे। तो अगर आप कमांड या कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपने देखा ये डॉक्यूमेंट का जो मेथड है ये हमसे 9 पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है। तो अब अगर दोबारा एप्लीकेशन को आप बिल्ड करके रन करेंगे तो इस दफ़ा जब भी हम डेटा को सेव करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट की जो आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। मैं सपोज करें यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अली, यहाँ पे आप कर लें 30 और क्लिक करें सेव डेटा के ऊपर। डेटा इज इंसर्टेड, आपने देखा न्यू हमारे पास एक जो है वो फील्ड आ चुकी हुई है, ये डॉक्यूमेंट नेम है और यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका हुआ है। अब आप जितनी दफ़ा मर्जी क्लिक करें यहाँ पे सेव डेटा के ऊपर, हर दफ़ा हमारे पास न्यू जो फील्ड आपने देखा मैंने 3 दफ़ा क्लिक किया है तो वो हमारे पास 3 डिफरेंट फील्ड जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं, यहाँ पे सॉरी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं और उनके अंदर डेटा आ रहा है। अगर आप डेटा यहाँ पे इवन अपडेट भी कर देते हैं, हमज़ा दोबारा क्लिक करें तो अब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा विद न्यू डेटा, आपने देखा हमज़ा आ रहा है। तो ये किस तरीके से जो दूसरा मेथड था कि कलेक्शन नेम तो हमने स्पेसिफाई करना ही करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट नेम फाइल स्टोर खुद जनरेट कर रहा है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो डेटा को इंसर्ट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट आईडीज़ जनरेट की हैं फायर स्टोर ने, ये पुश आईडीज़ की तरह नहीं है। जिस तरीके से रियल टाइम के अंदर पुश आईडीज़ होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड फॉर्म में होती हैं या उनका फायर बेस ऑटोमेटिकली उनको जो उनकी ऑर्डरिंग करता है। फायर स्टोर इन डॉक्यूमेंट आईडीज़ की ऑर्डरिंग नहीं करता। आपने देखा कुछ आईडीज़ डॉक्यूमेंट ऊपर आ रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं। तो अगर आप इनको ऑर्डर के अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो आपको जो सर्वर टाइम स्टैम्प की डेट की एक फील्ड सेव करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट में, तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ इतनी चीज़ याद रखें कि जो जिस तरीके से रियल टाइम के डेटाबेस के अंदर पुश आईडीज़ ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड होती हैं, फायर स्टोर के अंदर जो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट आईडीज़ होती हैं वो फायर स्टोर उनको खुद ऑर्डर नहीं करता, वो हमें खुद ऑर्डर उनका डिफाइन करना पड़ता है। तो ये तो था सेकंड मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास जो है वो ये है कि हम जो डॉक्यूमेंट का या कलेक्शन का रेफरेंस होता है उसको सेव कर लेते हैं और बाद में डेटा सेव करवाते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, साथ ही डेटा को सेव करवा दिया। मे बी समटाइम्स ऐसा सिनेरियो हो कि आप कलेक्शन या डॉक्यूमेंट क्रिएट तो करना चाह रहे हैं लेकिन फ़ौरन डेटा सेव नहीं करवाना चाह रहे, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप कलेक्शन रेफरेंस या डॉक्यूमेंट रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस डॉट कलेक्शन के मेथड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो आप देख सकते हैं कि कलेक्शन रेफरेंस है। अगर आप यही चीज़ करते हैं डॉक्यूमेंट के मेथड के साथ तो ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस रिटर्न करता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फायरबेस फायर स्टोर का रेफरेंस क्रिएट किया है। आप यहाँ पे चाहें तो आप डायरेक्टली किसी एक डॉक्यूमेंट का या कलेक्शन का नोट क्रिएट कर रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं करूँगा लेट इन इट वार और मैं यहाँ पे कह दूँगा यूजर्स कलेक्शन और इसकी टाइप मेरे पास होगी कलेक्शन रेफरेंस, जो कि आप देख सकते हैं फायरबेस फायर स्टोर से मेरे पास आएगी। तो यहाँ पे मैं फायर स्टोर को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र कलेक्शन और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फायर स्टोर डेटाबेस डॉट कलेक्शन। तो कलेक्शन नेम मैंने स्पेसिफाई करना है, मैं यहाँ पे यूज़र्स कह दूँगा। तो अगेन आप देख सकते हैं कलेक्शन का जो मेथड है ये हमें कलेक्शन रेफरेंस पास करेगा, वो कलेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं अगर सिर्फ इतना करता हूँ, ये वाला जो कोड है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और मैं इतना करता हूँ यूज़र्स कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट और दोबारा अगर आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपको 100% वही रिजल्ट मिलेगा। और इवन आप ये कर सकते हैं जहाँ पे मैंने यूज़र्स कलेक्शन क्रिएट किया आप यहाँ पे डायरेक्ट किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से कलेक्शन रेफरेंस है सेम है, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट रेफरेंस है। अगेन ये भी फायर स्टोर से हमारे पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ यूज़र डॉक्यूमेंट। यूज़र डॉक्यूमेंट में इसको कह दूँगा। अब इसको मैंने इनिशियलाइज करवाना है तो यहाँ पे आएगा यूज़र डॉक्यूमेंट और यहाँ पे आपको एरर मिलेगा कि आप जो कलेक्शन है उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट के अंदर सेव नहीं करवा सकते ऑफ कोर्स, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का मेथड है वो सिर्फ एक दफ़ा कॉल होगा ऑन क्रिएट के अंदर। अब आप इस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़र कलेक्शन है, यहाँ पे आप सिंपल यूज़ कर लेंगे यूज़र डॉक्यूमेंट। अब आप इसके साथ डॉक्यूमेंट को भी आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसके साथ सेट को कॉल कर लेंगे ये जो है।
क्योंकि डॉक्यूमेंट रेफरेंस के साथ हम सेट को कॉल कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा कॉल हो रहा है, तो हम एक ही रेफरेंस के ऊपर बार बार सेट मेथड को कॉल करते जाएंगे, अनलेस जब पहली दफ़ा ऑन क्रिएट कॉल होगा तो यहाँ पे रेफरेंस जनरेट होगा, न्यू डॉक्यूमेंट नेम ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे जनरेट हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब तक ऑन क्रिएट नहीं कॉल होता, तो जो एक ही हमारे पास डॉक्यूमेंट रेफरेंस पहली दफ़ा जनरेट हुआ था उसी के ऊपर डेटा इंसर्ट होता रहेगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। अब इसका यूज़फुल सिनेरियो ये है कि आप किसी यूज़र को लॉग इन करवाते हैं, तो उस केस के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप पास कर देंगे यूज़र आईडी, क्योंकि यूज़र जो एक यूज़र लॉग इन है, जितना भी डेटा उसने इंसर्ट करना है वो उस यूज़र के लिए इंसर्ट होगा, उसके बाहर तो उसने इंसर्ट नहीं करना होगा। तो आप ये रेफरेंस सेव करवा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से जो है वो रिमूव करता हूँ। सिर्फ मैंने आपको एक चीज़ समझानी थी कि आप रेफरेंस सेव करवा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड था कि कलेक्शन और डॉक्यूमेंट नेम हम खुद यहाँ पे स्पेसिफाई करवा रहे थे इस तरीके से, फायरस्टोर डेटाबेस डॉट कलेक्शन, और इसको आप नेम स्पेसिफाई करते हैं लाइक यूज़र्स, और इसके साथ हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट नेम स्पेसिफाई करते हैं लाइक person1। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड था कि आप डॉक्यूमेंट नेम स्पेसिफाई नहीं करते, तो फायरस्टोर ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट नेम जो है वो जनरेट कर लेता आपके लिए। थर्ड मेथड था कि आप यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करके सेव कर लेते हैं और उसको कुछ टाइम बाद लेटर इन दी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जो है फायरस्टोर को यूज़ करते हुए डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। एक लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ फिर मैं क्लोज करता हूँ, कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये काम किया कलेक्शन डॉट यूज़र्स या कोई डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे पहले यूज़ किया था इस तरीके से person1 या सपोज करें person2 है, आप ये काम इस तरीके से भी कर सकते हैं। फायरस्टोर डेटाबेस डॉट, इसके ऊपर आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को कॉल करें और यहाँ पे आप पास करें यूज़र्स स्लैश person2। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है स्लैश से पहले, इसको फायरस्टोर एज अ कलेक्शन नेम लेगा और इसको एज अ डॉक्यूमेंट नेम लेगा। तो अगर मैं ये वाली जो लाइन है ये पूरी लाइन यहाँ से रिमूव करूँगा, तो ये सेट का मेथड आप इस रेफरेंस के साथ कॉल होगा। तो एप्लीकेशन को दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आल्दो मैं प्रेफर करता हूँ कि डॉट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट का जो मेथड है वो कॉल करूँ, क्योंकि वहाँ पे जो रीडेबिलिटी है वो ज़्यादा हमारे पास हो जाती है, और कोड को अंडरस्टैंड करना या कोई बंदा और पढ़ेगा तो ज़्यादा इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट है या पाथ है डेटाबेस का वो बहुत लंबा है, या आपने डेटाबेस की आपकी जो हायरार्की है काफ़ी डीप है, और आपने किसी डीप इनसाइड द डेटाबेस आपने किसी डॉक्यूमेंट या कलेक्शन को रेफरेंस करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ उस्मान 33 और सेव करता हूँ, डेटा इज इंसर्टेड, तो आपने देखा person2 हमारे पास आ चुका हुआ है और यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फायरस्टोर ने स्लाइस से पहले वाले हिस्से को यूज़र लिया एज अ कलेक्शन नेम और person2 को उसने डॉक्यूमेंट नेम लिया। तो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं साथ एक्सप्लिसिटली कॉल करूँ डॉक्यूमेंट का मेथड। लेकिन अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का मेथड कॉल नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट के साथ आप डॉक्यूमेंट का मेथड कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि फायरस्टोर को भी पता है, क्योंकि उन्होंने API बनाई है कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप कलेक्शन कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो आप कलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। सेम चीज़ कलेक्शन के साथ है। अगर यहाँ पे आप यूज़र्स तो मेरे पास कलेक्शन होगी, तो आप कलेक्शन के साथ डॉक्यूमेंट तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन कलेक्शन कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कलेक्शंस नहीं होती। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अगेन डॉक्यूमेंट, और इसको कोई भी मैं वैल्यू पास नहीं करूँगा, तो हर दफ़ा न्यू जो आईडी है वो जनरेट होगी। तो आई थिंक सो गाइज आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं कि मैं एक मैप यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनको यहाँ पे सेव करवाएगा फायरस्टोर के अंदर। यहाँ पे मेरे पास न्यू कोड आ चुका है। मेरे पास अगेन हैश मैप है, इसकी जो की के टाइप है वो स्ट्रिंग है, और जो वैल्यू टाइप है इसकी वो एनी है, लेकिन सिर्फ एनी नहीं, वो नॉन लेबल एनी है। तो मैंने यहाँ पे हैश मैप लिया हुआ और मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है 2 को। आप 2 इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये चीज़ किया डेटा डॉट पुट, सेम चीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। डॉट हैश मैप इसके अंदर आएँ और आप ये कर सकते हैं नेम, और यहाँ पे आप कर देंगे टू नेम। तो ये इस चीज़ का, ये वाली जो लाइन है इसका और इस लाइन का 100% सेम इफेक्ट है। तो ये सिर्फ कार्टलन के रिलेटेड स्टफ है, तो आई थिंक सो आपको पता होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग एग्जांपल लिया है, हेलो वर्ल्ड, फिर बुलियन एग्जांपल है, फिर मेरे पास नंबर की एग्जांपल है, फिर मेरे पास डेट की एग्जांपल है, टाइम स्टैम्प और डेट है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पे ऊपर जाते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, हमारे पास यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, ये फायर बेस से आ रही है, ये मेक श्योर कर लें आप। तो ये डेट को सेव करेगा। फिर हमारे पास जो लिस्ट की एग्जांपल है, यहाँ पे अब रे लिस्ट अभी अरे क्रिएट होगी, और ये बेसिकली रे लिस्ट होगी 1 2 3 इसकी वैल्यूज़ होंगी। फिर नल की एग्जांपल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नेस्टेड डेटा भी सेव करवाया हुआ है। नेस्टेड डेटा ये होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो एक फॉर एग्जांपल कोई की है, उस की के अंदर मज़ीद की वैल्यू पेयर्स हैं।
इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको डेमो देना है। अगर नेस्टेड डेटा की आपको समझ ना आए तो डोंट वरी, मैं इसके ऊपर जल्दी सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट डेटा लिया और उसकी की मैंने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अगेन की वैल्यू पेयर्स दे दी हैं इन द फॉर्म ऑफ मैप। तो अब इसको हमने सेव करवाना है या सेट करवाना है डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे अगेन यूज़ कर लूँगा फायरस्टोर डेटाबेस डॉट कलेक्शन, इसको मैं कह दूँगा टेस्ट, और इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट है वो मैं यूज़ कर लूँगा लाइक डेटा, और मैं इसके ऊपर कॉल करूँगा सेट को। तो मैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डेटा है वो पास कर दूँगा, और इसके ऊपर मैं सिर्फ जो है वो सक्सेस लिस्टनर लगाऊंगा, डेटा इज इंसर्टेड। तो अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे तो कोई वैल्यूज़ लाजमी हमें पास करनी पड़ेंगी, Ali35, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला डेटा भी इंसर्ट हो रहा है। तो अगर कोई नल वैल्यू आप पास करेंगे तो यहाँ ब्लैंक वैल्यू तो एरर मिलेगा। सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, डेटा इज इंसर्टेड। तो आपने देखा यूज़र्स की कलेक्शन के अंदर डेटा हमारे पास आ चुका हुआ है। और अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी दूसरी जो कलेक्शन है वो भी आ चुकी है, टेस्ट कलेक्शन। और इस कलेक्शन के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट डेटा। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास बुलियन की एग्जांपल है, यहाँ पे इसकी टाइप भी बुलियन है। अगर आप एडिट करेंगे तो आप ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास डेट की एग्जांपल है, आपने देखा टाइम स्टैम्प है हमारे पास पूरा अप्रैल 16 एग्जैक्ट टाइम आ रहा है। फिर हमारे पास लिस्ट की एग्जाम्पल है, जो लिस्ट आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिस्ट एग्जाम्पल है इसकी जो ये तो हमारे पास की है जो टाइप थी वो एक अरे लिस्ट है, या लिस्ट टाइप है, या अरे आप कह सकते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं कि अरे है, और इसकी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट ये बेसिकली इसके अरे का इंडेक्स है 0, 1, 2। अगर आप इस नोड को एक्सेस करेंगे या रीड करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे डेटा रीड करना है, तो आपको अरे मिलेगी। अब उसके अंदर आप 0 इंडेक्स है, फिर 1 इंडेक्स है, फिर 2 है, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर नल की हमारे पास टाइप है, ये वैल्यू है नल, और यहाँ पे टाइप आपको नज़र आ रही है नल। ये नंबर है हमारे पास, और ये ऑब्जेक्ट है जो कि नेस्टेड था। सबसे पहले आप स्ट्रिंग एग्जांपल देख लें। फिर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैप। तो इसके अंदर अगेन एक की और वैल्यू, अगर आप इसको एडिट करेंगे तो ये एक फील्ड हमारे पास है, और इसकी टाइप नंबर और इसकी वैल्यू है। अगर आप जाते हैं लिस्ट के ऊपर तो यहाँ पे आप इसको अगर एडिट करते हैं तो ये इसकी टाइप नंबर है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है। ये आपके पास फील्ड नहीं होगी, ये इंडेक्स है, ये चेंज नहीं हो सकेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं इस जगह के ऊपर, यहाँ पे इसको एडिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एडिट आप फील्ड को भी नहीं कर सकते, लेकिन ये फील्ड है, ये की है, और ये उसकी वैल्यू है आगे। तो ये समझने वाली चीज़ है। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम क्लाउड फायरस्टोर के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। जो मैंने तीनों मेथड्स आपको बताए हैं, एक्चुअली तीनों के केसेस के अंदर अंडर द हुड जो हमारे पास सेट मेथड है, ये वाला यही कॉल हो रहा होता है। और इसके मैंने आपको बताया 2 ओवरलोडेड मेथड्स हैं, एक हमसे सिर्फ मैप लेगा और दूसरा मैप के साथ सेट ऑप्शंस लेगा, जो हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि डेटा को हमने अपडेट करना है या ओवरराइट करना है, जो कि नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। किसी भी चीज़ में कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। मैं जल्दी इंशाल्लाह फायरस्टोर को आस्ता आस्ता कंप्लीट कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट को। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।